हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल डी का यूनिट 26 जो कि है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, एक है इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी और इंश्योरिंग लिक्विडिटी। तो डेफिनेशन है इसका कि बैंकों को लिक्विडिटी की ज़रूरत क्यों होती है। बैंकों की लिक्विडिटी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो भी उनका डिपॉजिट विड्रॉल्स है उसको वो कंप्लीट कर सके, या फिर उनके पास फंड अवेलेबल हो ताकि जब उनके पास लोन के लिए डिमांड आए तो वो उसको लोन अवेलेबल करा पाए। तो डायमेंशन एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट से न्यू लोन डिमांड, एग्जिस्टिंग लोन कमिटमेंट्स, डिपॉजिट विड्रॉल और बेसिस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऑब्लाइगेशन जो होता है, ये सारी चीज़ों को बैंक को पूरा करना होता है। तो इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है इसमें 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्या क्या है वो फंक्शन? पहला तो है कि बैंक जो है वो मार्केट प्लेस में डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा ताकि जो भी मार्केट होल्डर्स हैं वो बैंकों में जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है वो उसको रीपे करने की कैपेबिलिटी या उसको बोरो करने की कैपेबिलिटी जो है बैंकों की वो सेफ हो। ये बैंकों को इनेबल करता है ताकि वो प्रायर लोन कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। फिर तीसरा है कि ये बैंकों को इनेबल करता है कि अगर कभी भी बैंकों को ये सिचुएशन ना आए कि उनको अपने एसेट को सेल करके और उनका जो प्रॉफिट है उसको अवॉइड करना पड़े, तो बैंकों को अपना एसेट सेल करने से भी ये बचाता है। इट लोअर्स द साइज ऑफ द डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, जो डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम है उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। तो लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बैंकों की एनालिसिस पे डिपेंड करता है। क्या क्या एनालिसिस हमें करना होगा? उसका हिस्टोरिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स उस बैंक का कितना है, उसकी करंट लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, उसका एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड्स क्या है, उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं, उसके पास अगर फंडिंग नीड्स को कम करने का कोई ऑप्शन है तो वो क्या है, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड एसेट क्वालिटी उसकी कैसी है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बैंकों की कैसी है, और प्रेजेंट एंड प्लान्ड कैपिटल पोजीशन बैंकों का क्या है। कुछ फैक्टर हैं जो कि बैंक के लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या है? बैंकों के अर्निंग में अगर कोई डिक्लाइनेशन देखने को मिले तो वो एन इंक्रीज इन एनपीए, अगर एनपीए बढ़ेगा तो भी बैंकों की लिक्विडिटी जो है वो अफेक्ट होगी। डिपॉजिट कंसंट्रेशन, अगर बहुत सारा डिपॉजिट जो है एक साथ अगर निकल जाए। डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग एजेंसी, अगर रेटिंग एजेंसी बैंकों के जो रेटिंग है उसको कम कर दे। एक्सपेंडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्विजिशंस एंड न्यू टैक्स इनिशिएटिव्स। To provide funds to satisfy funding needs, a bank must perform one or more combination of the following। तो बैंकों को जो फंडिंग नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बैंकों को अपना लिक्विड एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, उसको अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी, उसको अपना जो लिक्विड एसेट है उसका होल्डिंग जो है वो कम करना पड़ेगा। इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ ए टर्म नेचर, टर्म लाइबिलिटी जो है वो बैंकों की बढ़ेगी, और कैपिटल फंड को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी में बैंकों को कितने तरह के रिस्क जो है वो बेयर करने पड़ते हैं वो यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स। तो मेनली जो है लिक्विडिटी रिस्क 3 तरह का होता है। पहला फंडिंग रिस्क, दूसरा टाइम रिस्क और तीसरा कॉल रिस्क। तो फंडिंग रिस्क क्या है? मान लीजिए अगर ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जो भी डिपॉजिट होल्डर्स हैं वो अपना डिपॉजिट जो है वो विड्रॉ कर ले या फिर उसको रीन्यू ना करे या री इन्वेस्ट ना करे, और उस वक्त बैंकों के पास जो है आउटफ्लो ना हो उनको रीपे करने के लिए, तो वहाँ पे फंडिंग रिस्क अराइज हो जाएगा। टाइम रिस्क है नॉन रिसीव्ड ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज ऑफ फंड, जैसे कि बैंकों के एसेट के ऊपर जो इनकम रिसीव होती है बैंकों को, तो वो किसी कारण से अगर उसको रिसीव ना हो तो वहाँ पे टाइम रिस्क अराइज होगा। जैसे अगर कोई जो है इसमें क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए सीवियर डिटोरिएशन इन द एसेट क्वालिटी, यानी कि एसेट क्वालिटी बैंकों की खराब हो जाए, या फिर उसका स्टैंडर्ड एसेट एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, या फिर रिकवरी में टेम्प्रोरी प्रॉब्लम हो, या फिर लिक्विड को मैनेज करने में टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो।
तो इस तरीके से टाइम रिस्क राइज होता है। तो मेनली जो फंडिंग रिस्क है फ्रेंड्स, ये आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो से रिलेटेड है, और टाइम रिस्क जो है वो इनफ्लो ऑफ फंड से रिलेटेड है। कॉल रिस्क क्या है? कॉल रिस्क का मतलब है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी, यानी कि बैंकों की जो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो अगर क्रिस्टलाइज हो जाए तो वो ये आपका नॉन फंड बेस्ड जो लाइबिलिटी होती है बैंकों की, वो फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को हम लोग कॉल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क को बैंकों को क्या करना है कि बैंक का एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो लिक्विडिटी रिस्क को ना ही सिर्फ मेजर करे बल्कि उसको ऑनगोइंग बेसिस पे एग्जामिन भी करें, और अगर कोई फंडिंग रिक्वायरमेंट है बैंकों की जिससे कि कोई क्राइसिस सिनेरियो जो है वो हो सकता है, तो बैंकों को उस स्थिति के लिए प्रिपेयर करना होगा और प्लानिंग करनी होगी। तो ये कैसे होगा फ्रेंड्स? बैंकों के पास इसके लिए अच्छा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, उनका सेंट्रल लिक्विडिटी कंट्रोल होना चाहिए, उनका जो नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट है उनको उसको बार बार एनालिसिस करना चाहिए, फंड सोर्सेज जो है उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये सारे क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो है वो बैंक कर सकती है। फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क इन बैंक। वो क्या क्या स्टेप है? पहला तो है कि डेवलप एंड स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। दूसरा है टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट सेट करना, जिससे कि लिक्विडिटी रिस्क को एक लिमिट तक जो है कंट्रोल किया जा सके या रोका जा सके। एंड मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क में क्या है। तो इसमें जनरल अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड, जिसमें कि जो लिक्विडिटी रिस्क है उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद बैंकों को ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जो भी उनका लिक्विडिटी से रिलेटेड, मतलब उनको गोल अचीव करने में जो भी लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास क्या फिनेंशियल स्ट्रेटजी है। उनके पास कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो हैं वैसे गैप को कवर करेंगी जो कि बैंकों ने जो है नॉर्मल जो उनका अप्रोच है उसमें उन्होंने इंक्लूड ना किया हो। फिर है स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क शुड बी कम्युनिकेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्ट्रेटजी है वो ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होना चाहिए। बोर्ड जो है उसको हमेशा अपने परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को मॉनिटर करना चाहिए और इसको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है उसको ओवरऑल लिक्विडिटी ऑफ द बैंक को मैनेज करना है। इसके लिए बैंकों में एसेट लाइबिलिटी कमेटी जिसमें कि सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, या फिर ट्रेजरी भी इसके लिए फंक्शन करती है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी इसको देख सकता है। अभी ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसीज। बैंकों में कई बार होता है कि अगर फॉरेन करेंसीज में बैंक डील कर रही है तो अगर वहाँ पे करेंसी मिसमैच हो जाए तो भी लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो अराइज हो जाएगी। तो बैंकों को हमेशा क्या है कि जो वेल नोन लाइबिलिटी होल्डर होते हैं फॉरेन करेंसी मार्केट में उनके साथ डील करना चाहिए। बैंक में नॉट ऑलवेज बी एबल टू मोबिलाइज डोमेस्टिक लिक्विडिटी टू मीट फॉरेन करेंसी फंडिंग रिक्वायरमेंट। बैंकों को कभी भी डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो मोबिलाइज नहीं करना चाहिए फॉरेन करेंसी फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए। तो बैंक को इसके लिए क्या करना होगा? बैंक कंडक्ट इट्स बिजनेस इन मल्टीपल करेंसीज, इट्स मैनेजमेंट मस्ट मेक टू की डिसीजन। तो जब बैंक जो है मल्टीपल करेंसीज में डील करेगी तो मैनेजमेंट को टू की डिसीजंस करना है। वो टू की डिसीजंस क्या है? पहला है फर्स्ट डिसीजन जो है बैंकों की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। दूसरा है फर्स्ट डिसीजन में ही ये तीन अप्रोच है फ्रेंड्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। पहला तो है कि सेंट्रलाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अलग अलग जो है डिविजन्स बने होने चाहिए जो कि इसको जो है ऑपरेट करेगी। और तीसरा अप्रोच है कि बैंक में असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लिक्विडिटी इन द होम करेंसी, ईच मेजर फॉरेन करेंसी टू द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन ऑफिस इन द कंट्री इशूइंग दैट करेंसी। यानी कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होम करेंसी में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए है, और जो भी फॉरेन करेंसी है उस जिस कंट्री में वो फॉरेन करेंसी में डील कर रही है वहाँ का जो फॉरेन ऑफिस है वो फॉरेन करेंसी में डील करेगा। तो वो अल्टीमेटली उनके लिए डोमेस्टिक करेंसी में डील करना हो गया फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है द सेकंड डिसीजन। सेकंड डिसीजन में क्या है, ये कुछ नहीं है, बैंकों को लिक्विडिटी स्ट्रेटजी बनानी है इन ईच करेंसी, और उनको एक बैकअप लिक्विडिटी स्ट्रेटजी भी बना के रखना है कि अगर वो स्ट्रेटजी फेल हो जाए तो उनका जो बैकअप प्लान है उससे वो बैंकों को कोई भी शॉक होने से बचा सके। सेकंड जो था वो था सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क। तो यहाँ पे कितने तरह के लेवल फिक्स करने चाहिए बैंकों को। पहला तो है कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच का भी एक लिमिट होना चाहिए, और ये पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए होना चाहिए, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फोर्टनाइट, नेक्स्ट मंथ, जो अलग अलग बकेट है तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच का एक लिमिट होना चाहिए बैंकों का। लिक्विड एसेट एज परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लिक्विड एसेट का परसेंटेज का एक लिमिट होना चाहिए। लोन टू डिपॉजिट रेशियो का लिमिट होना चाहिए, लोन टू कैपिटल रेशियो का लिमिट होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिसिपेटेड फंडिंग नीड्स एंड अवेलेबल सोर्सेज फॉर मीटिंग दोज नीड्स का एक लिमिट होना चाहिए। प्राइमरी सोर्सेज क्या है बैंकों की फंडिंग नीड्स को पूरा करने के लिए और उसका क्या लिमिट है वो क्वांटिफाई होना चाहिए। फ्लेक्सिबल लिमिट होना चाहिए ऐसे परसेंटेज के ऊपर जहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी कैटेगरी जो है वो रिलेटेड हो, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो कभी भी परसेंट ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़ में अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल कस्टमर और मार्केट सेगमेंट, किसी भी फंडिंग नीड्स के लिए या लिक्विडिटी पोजीशन कैलकुलेशन के लिए अगर किसी इंडिविजुअल कस्टमर या मार्केट सेगमेंट में डिपेंडेंट है तो उसका भी एक लिमिट डिसाइड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल लिमिट होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइबिलिटी के ऊपर। मिनिमम लिक्विडिटी प्रोविजन भी मेंटेन करना चाहिए बैंकों को। अभी नेक्स्ट जो है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो फ्रेंड्स लिक्विडिटी रिस्क को मेजर और मैनेज करने के लिए दो अप्रोच है, एक है स्टॉक अप्रोच और दूसरा है फ्लो अप्रोच। तो फ्रेंड ये जो है ना स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टॉक अप्रोच में फ्रेंड्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशियो दिए हुए हैं जिससे कि बैंकों के लिक्विडिटी मैनेजमेंट को मेजर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हायर कौन सा जो है वो अच्छा रहेगा और लोअर कौन सा है वो अच्छा रहेगा बैंकों के लिए, वो मैंने अलग अलग करके बना लिया है। तो इसमें लिक्विड एसेट बाय टोटल एसेट, इसका रेशियो अगर हायर होगा तो ये बैंक के लिए बेटर है। प्राइम एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये भी हायर होगा तो बैंकों के लिए अच्छा है। कोड डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये भी अगर हायर होगा तो बैंकों के लिए अच्छा है। और टाइम डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, इसका रेशियो भी हायर होगा तो बैंकों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक वैसे ही शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय लिक्विड एसेट, अगर लोअर जितना लोअर होगा बैंकों के लिए उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये भी लोअर होगा तो अच्छा होगा। मार्केट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये भी लोअर होगा तो अच्छा होगा। वोलेटाइल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये भी लोअर होगा तो अच्छा होगा। और नेट लोन्स डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। तो लिक्विड एसेट में फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं मनी एट कॉल, जो अमाउंट है उसको हम टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे। प्राइम एसेट में हम लोग कैश बैलेंस विद बैंक एंड सेंट्रल बैंक जो बैंकों को होता है वो लेते हैं। कोड डिपॉजिट में जो कोड डिपॉजिट की वैल्यू होती है वो लेते हैं।
और टाइम डिपॉजिट में हम लोग टाइम डिपॉजिट लेते हैं। ठीक वैसे ही शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में हम लोग करंट अकाउंट और वोलेटाइल पोर्शन ऑफ सेविंग्स और 1 मंथ का जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में लेते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसको लिक्विड एसेट से डिवाइड करेंगे और इसको टोटल एसेट से। मार्केट लाइबिलिटी में जो मनी मार्केट बोरोइंग्स होता है बैंकों का उसको हम लोग लेते हैं। वोलेटाइल लाइबिलिटी में जो मार्केट बोरोइंग्स होगा बैंकों का वो लेंगे। नेट लोन्स में टोटल लोन में हम लोग प्रोविजन को माइनस करेंगे और इंटरेस्ट इन सस्पेंस अकाउंट जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक शॉर्ट में बना लिया फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे ये आपको याद करने में बहुत इजी हुआ। क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा रेशियो हायर है कौन सा रेशियो लोअर है, तो वहाँ पे आपको कोई 3 हायर वाला रहेगा और 1 लोअर वाला रहेगा, तो आपको लोअर जो है वो चूज करना होता है। और इसको आप पूरा एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि स्टॉक अप्रोच से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है CIB के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है फ्लो अप्रोच। फ्लो अप्रोच में क्या है, यहाँ पे 3 मेजर डायमेंशन हैं। पहला है मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, मैनेजिंग मार्केट एक्सेस एंड कंटीजेंसी प्लान्स। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं ये सब क्या है। मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो है ये मेनली इसको हम लोग गैप मेथड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी गैप रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। ये रिपोर्ट क्या चीज़ पे बेस्ड होता है, ये हम पास्ट बिहेवियर पैटर्न लेते हैं एसेट और लाइबिलिटी का और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का, और उसमें हम लोग फिर क्यूमुलेटिव गैप जो है वो कैलकुलेट करते हैं एट वेरियस टाइम बकेट। तो गैप अगर निगेटिव है तो बैंकों को शॉर्टफॉल जो है वो झेलना पड़ सकता है और उसको बैंक को मैनेज करना पड़ सकता है। तो ये जो हम लोग क्यूमुलेटिव गैप से जो कैलकुलेट करके अलग अलग टाइम बकेट का जो हम लोग गैप निकालते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग मैच्योरिटी लेटर कहते हैं। तो मैच्योरिटी लेटर जो है ये एक फंडिंग रिक्वायरमेंट्स का जो है, इसमें हम लोग मैच्योरिटी लेटर बनाएंगे और फिर इसमें जो है फॉलोइंग हेड्स जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे लिक्विडिटी असेसमेंट्स के लिए। तो वो क्या क्या है, पहला तो मैच्योरिटी लेटर हो गया, दूसरा अल्टरनेटिव सिनेरियो, तीसरा है मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर द चूजन टाइम फ्रेम, फिर है एजम्पशन यूज्ड इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैच्योरिटी लेटर क्या है। तो मैच्योरिटी लेटर जो है वो हमेशा बैंकों के फ्यूचर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के ऊपर हम लोग निकालते हैं और उसमें क्यूमुलेटिव गैप को कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हम लोग मैच्योरिटी लेटर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन ईच पीरियड, द एक्सेस और डेफिसिट। अगर एक्सेस है आउटफ्लो और इनफ्लो का माइनस तो उसको हम लोग एक्सेस कहेंगे, और जो अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको हम लोग डेफिसिट कहेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग लेते हैं जहाँ पे कि हम लोग बैंक के फ्यूचर लिक्विडिटी एक्सेस शॉर्टफॉल या एक्सेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट अ सीरीज ऑफ पॉइंट इन टाइम। तो मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द गैप बिफोर इट्स गेट्स टू। इससे बैंकों को क्या हेल्प मिलता है कि बैंकों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर इन फ्यूचर कोई मिसमैच अराइज हो रहा है तो बैंक उस गैप को पहले से कंप्लीट करने के लिए या क्लोज करने के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सिनेरियो। अल्टरनेटिव सिनेरियो में क्या होता है कि बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी डिपेंड्स इन लार्ज मेजर ऑन द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो अंडर द डिफरेंट कंडीशन। बैंकों को ये इवेलुएट करना चाहिए कि उनके पास जो सफिशिएंट लिक्विडिटी डिपेंडेंसी है, मतलब जहाँ से उसको लिक्विडिटी मिल रही है तो वो उसको मेजर कर सके और उसका जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट कंडीशन में कितना आ रहा है उसको इवेलुएट कर सके। तो अल्टरनेटिव सिनेरियो में 3 तरह के सिनेरियो होते हैं जहाँ पे कि बैंक जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए बेंचमार्क जो है वो डिसाइड करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये है जनरल मार्केट कंडीशंस, दूसरा है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस और तीसरा है जनरल मार्केट क्राइसिस। तो जनरल मार्केट कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग गोइंग कंसर्न सिनेरियो भी कहते हैं। ये नॉर्मल बिजनेस बिहेवियर ऑफ बैलेंस शीट रिलेटेड विथ कैश फ्लो के बेसिस पे जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द बैंक में इसको यूज़ किया जाता है। ये यूजफुल इन मैनेजिंग ए बैंक्स यूज ऑफ डिपॉजिट एंड अदर डेट मार्केट। बैंक के अपने डिपॉजिट और डेट मार्केट के बेसिस पे ये सिनेरियो को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे बैंक जो है मैनेज करती है अब इसके नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को। तो जनरल मार्केट कंडीशन जो है बेसिकली
नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, और ये नॉर्मल बिजनेस बिहेवियर और कैश फ्लो के बेसिस पे निकाला जाता है। नेक्स्ट है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस। बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस को फ्रेंड्स एक तरह का वर्स्ट केस बेंचमार्क भी कहा जाता है, और ये किसी भी इंडिविजुअल बैंक में अगर कोई लिक्विडिटी क्राइसिस अराइज हो तो उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसको बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक बैंक में अगर लिक्विडिटी क्राइसिस अराइज हो तो उसके बेसिस पे इसको एसेस किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल मार्केट क्राइसिस। जनरल मार्केट क्राइसिस जो है ये सेकंड टाइप ऑफ वर्स्ट केस है, तो ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर वन टाइप ऑफ वर्स्ट केस पूछेगा तो बैंक स्पेसिफिक, और सेकंड टाइप वर्स्ट केस है तो वो जनरल मार्केट क्राइसिस। तो जनरल मार्केट क्राइसिस में जो लिक्विडिटी है वो अगर ऑल बैंक इन वन और मोर मार्केट अगर अफेक्ट हो लिक्विडिटी के लिए तो उसको हम लोग जनरल मार्केट क्राइसिस कहते हैं। अभी जो सेकंड है वो है मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर द चूजन टाइम फ्रेम, यानी कि जो भी लिक्विडिटी है एक वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसको टेबुलेटेड या पोर्ट्रेट या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बाय क्यूमुलेटिंग द बैलेंस ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एट सेवरल टाइम पॉइंट्स। तो उसी को हम लोग मतलब कि एक टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी के इनफ्लो और आउटफ्लो को मेजर करके एक टेबुलेटेड फॉर्म या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को ही मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर द चूजन टाइम फ्रेम प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एजम्पशन यूज्ड इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो। एजम्पशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एज्यूम करना, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेडिक्शन बनाया जाता है फॉर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए एजम्पशन बेसिस पे। तो वो एजम्पशन क्या क्या हो सकता है, तो पहला एजम्पशन होगा एसेट्स के लिए, जहाँ पे कि हम लोग वो किसी भी एसेट का जो है उसका पोटेंशियल मार्केटेबिलिटी क्या है, उसकी जिसको एज ए कोलेटरल यूज़ किया जा सके ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स विच कुड इंक्रीज कैश इनफ्लो, जिससे कि हमें पता है फ्रेंड्स कि एसेट से हमारा जो है इनफ्लो ऑफ कैश जो है वो एसेट से आता है, तो उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे कितना जो है कैश फ्लो इंक्रीज हो सकता है, ये हम लोग एसेट के एजम्पशन में निकालेंगे। तो ये जो मार्केटेबिलिटी हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स एसेट्स का, वो तीन कैटेगरी में हम लोग निकालते हैं। पहला तो हो गया मोस्ट लिक्विड कैटेगरी, मतलब ऐसा एसेट जो कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लिक्विड कैटेगरी में अवेलेबल हो। दूसरा है लेस लिक्विड कैटेगरी, यानी कि जो मतलब काफ़ी कम हो, मतलब एकदम कम नहीं लेकिन थोड़ा कम लिक्विडेबल हो, तो उसको हम लोग लेस लिक्विड कैटेगरी में रखेंगे। और लिस्ट लिक्विड कैटेगरी में ऐसे एसेट्स को हम लोग रखेंगे जो कि मतलब तुरंत सोल्ड नहीं किया जा सकता है, इसका पॉसिबल है और ये काफ़ी टाइम लेगा लिक्विड में कन्वर्ट होने में। और एसेट प्लेस टू थर्ड पार्टीज जो होता है, हम लोग ये तीनों कैटेगरी में ही एसेट प्लेस टू थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी का कोई एसेट प्लेस किया हुआ है तो उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। फिर है एजम्पशन रिगार्डिंग लाइबिलिटीज। एसेट्स का एजम्पशन हमने देख लिया, अब लाइबिलिटीज का एजम्पशन क्या है, तो कैश आउटफ्लो जो अराइजिंग होगा फ्रॉम बैंक्स लाइबिलिटी उसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो वो उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि नॉर्मल लेवल जिसमें कि जो हमारा डिपॉजिट है कितना डिपॉजिट रोल ओवर हो जाएगा, या फिर अदर लाइबिलिटी जो कि रोल ओवर होगा, मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट से कितना इफेक्टिव होगा बैंक, और जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी जैसे कि डिमांड डिपॉजिट या फिर सेविंग डिपॉजिट जो भी है, तो उसके इफेक्टिव मैच्योरिटी से क्या इफेक्ट होगा बैंकों के ऊपर। फिर है अगर कोई नया डिपॉजिट है तो उसका नॉर्मल ग्रोथ बैंकों में कितना हो सकता है, उसको एज्यूम करना। ये सब एजम्पशन बेस्ड होगा फ्रेंड्स जो भी होगा। तो अभी इसमें कैटेगरीज दिया हुआ है, तो तीन कैटेगरी है इसमें फ्रेंड्स। द फर्स्ट टू कैटेगरी में क्या है कि कैश आउटफ्लो प्रोजेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटीज, यानी जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटीज है उनसे डायरेक्ट जो कैश आउटफ्लो होगा वो कितना तक हो सकता है उसको प्रोजेक्ट करना। दूसरी कैटेगरी में हम लोग ऐसे लाइबिलिटीज को लेंगे जो कि बैंक को थोड़ा डिफिकल्टी होगा और रिलेटिवली स्लोली इन ए क्राइसिस इंक्लूड कोड डिपॉजिट, जैसे कि कोड डिपॉजिट जो है तो जिसको मतलब बैंकों को जो है लाइबिलिटी दैट्स आर लाइकली टू स्टे विद द बैंक ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ माइल्ड डिफिकल्टीज, मतलब बैंकों के पास वो थोड़ी डिफिकल्टी के साथ मतलब कम दिनों के लिए बैंकों के पास रह सकता है, तो उसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में करेंगे। और थर्ड कैटेगरी जो है
जो रिमाइंडर ऑफ मैच्योरिंग लाइबिलिटीज़ है, मतलब मैच्योरिटी लाइबिलिटीज से कुछ बच गया जिसमें जो कि विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी होता है, जैसे कि होलसेल डिपॉजिट, तो वो हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। एजम्पशन हो गया। अब जो तीसरा है वो है ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़। ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ भी जो है, यहाँ भी हम लोग कैश फ्लो का क्या सब्सटेंशियल और पोटेंशियल है उसको एग्जामिन करना चाहिए। कंटिजेंट लायबिलिटी जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब जब नॉन फंड बेस्ड से फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके टाइम पे बैंकों को कितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी वो सब बैंकों को एग्जामिन करना चाहिए। दूसरा पोटेंशियल सोर्सेज है कैश आउटफ्लो का, जिसमें कि स्वैप्स हो गया, रिटर्न ओवर द काउंटर ऑप्शन हो गया, अदर इंटरेस्ट रेट हो गया और फॉरवर्ड फॉरेन रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सब भी जो है कैश आउटफ्लो का एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है फ्रेंड्स। फिर लास्ट है अदर एजम्पशन। अदर एजम्पशन में जैसे कि बैंकों को अगर कुछ एक्सेस फंड रिक्वायर हो गया, कुछ दूसरे टाइप के ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि बैंकों का बिजनेस एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड ना हो, तो उसके लिए भी बैंकों को एज्यूम करके रखना चाहिए लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स का। तो जैसे क्लियरिंग सर्विसेज होता है तो उसके लिए बैंकों को डिपेंड रहना होता है क्लियरिंग वॉल्यूम के लिए, तो उसके लिए भी बैंकों को पहले से एजम्पशन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, यानी कि मार्केट एक्सेस को मैनेज करना। तो इसको रिव्यू पीरियोडिकली, बैंकों को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए और जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। जितने भी लाइबिलिटी होल्डर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए और एसेट सेल मार्केट्स को डेवलप करना चाहिए। बैंकों को हर लेवल पे इसको एग्जामिन करना चाहिए। जो भी फंडिंग सोर्सेज हैं, इंडिविजुअल फंडिंग सोर्सेज या फिर इंस्ट्रूमेंट टाइप हो या फिर प्रोवाइडर ऑफ फंड्स हो या फिर ज्योग्राफिकल मार्केट हो, तो ये सब में बैंकों को एग्जामिन करना चाहिए और अपने लाइबिलिटीज़ को जो है वो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। जो भी फंड प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए और मार्केट को डेवलप करना चाहिए ताकि बैंक जो है इजीली अपना एसेट जो है वहाँ पे सेल कर सके। अभी जो लास्ट है फ्रेंड्स वो है कंटीजेंसी प्लानिंग। तो कंटीजेंसी प्लानिंग में क्या है कि बैंकों को एक इफेक्टिव जो है कंटीजेंसी प्लान बना के रखना चाहिए, जहाँ पे कि दो मेजर जो एरियाज हैं वो बैंक हैंडल करेगी। पहला तो है कि अगर कोई क्राइसिस अराइज हो तो उसको हैंडल करने के लिए बैंकों के पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और दूसरा अगर इमरजेंसी में कैश एक्सेस की ज़रूरत पड़े तो बैंकों के पास क्या प्रोसीड्योर है। तो स्ट्रैटेजी फॉर हैंडलिंग क्राइसिस में क्या है, बैंकों को मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, उनको स्ट्रैटेजी बना के रखना चाहिए ताकि वो क्या एक्शन ले सकते हैं अगर कोई इस तरीके का सिचुएशन अराइज हो। तो उनको कस्टमर रिलेशनशिप और बोरोवर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। ट्रेडिंग एंड ऑफ बैलेंस शीट काउंटर पार्टीज एंड लाइबिलिटी होल्डर्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। बैंकों को प्रेस एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ भी डील करना चाहिए ताकि अगर कोई र्यूमर अगर अराइज हो तो पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बैंक अवॉइड कर सके। फिर है कंटीजेंसी प्लान जो है वो एक बैकअप लिक्विडिटी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी कंटीजेंसी प्लान बैंकों को बना के रखना चाहिए, जो कि बैकअप प्लान की तरह काम कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर मैच्योरिटी बकेट। रिजर्व बैंक ने बकेट वाइज क्लासिफिकेशन बना रखा है एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, जो कि इंडियन बैंक्स फॉलो करती है। तो अभी फ्रेंड्स एट प्रेजेंट जो नॉर्मल टाइम बकेट है वो 10 टाइम बकेट जो है बैंकों ने डिसाइड किया, आरबीआई ने बैंकों के लिए डिवाइड करके रखा है। तो पहला है टुमारो यानी नेक्स्ट डे, फिर 2 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 28 days, 29 days and up to 3 months, over 3 months and up to 6 months, ओवर 6 months एंड अप टू 1 year। तो ये जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे से लेके 1 year तक ये आपका अप टू 1 year है। उसके बाद 1 year to 3 year, 3 year अप टू 5 years एंड ओवर 5 years। तो यानी 10 में टोटल 7 बकेट जो हो गए वो अप टू 1 year में हो गए और 3 बकेट जो है वो अबव 1 year में आएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।